children, how are you all? I hope you all are here and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma. I welcome you all to the Physics Wala platform channel Umang batch for class 8. Now, as I have promised you that I will be teaching you political science, geography and economics in simplistic terms. So let's start with a chapter, that is chapter number 3, minerals and power resources. You know the drill, that we are not going to start like this. So we are going to imagine, here there is no animation today, but we are going to imagine, for example, we go to a bakery, ठीक है, हम बेकरी में जाते हैं और हमने खाया केक. तो जब हम केक खाते हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं वो तो हमें नहीं दिखते. सिमिलरली अगर हम जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने, ठीक है, जब आइसक्रीम हम खाए तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो हमें नहीं दिखते. ऐसे ही कुछ होते हैं, सेम टाइप के होते हैं मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते. बहुत सारे मिनरल्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो हमें नहीं दिखते. ठीक है, और एक मिनरल ये बहुत सारे मिनरल्स हैं. और अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था विद रिसोर्सेज जिनकी कोई यूटिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, रिमेंबर. तो वहां पे हमने ऐसे रिसोर्सेज पढ़े थे जिनको अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो वो हो जाते हैं खत्म. तो ये आज हम वही रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो ही पर्टिकुलर ऐसे रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनको हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो हो जाएंगे फिनिश. राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. द चैप्टर इज वेरी बिग. आपको लगेगा कि ये वाला चैप्टर तो बहुत बड़ा है. एंड यस, इस चैप्टर के अंदर अब मैं कोई झूठे आपको आई विल नॉट लाई, बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा याद. समझना है फिर याद करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ही मैं बोलूँ बहुत ईजी चैप्टर है. ऑफ कोर्स ईजी बन जाता है जब उसको बार बार करते हैं. एक बार कोई भी चीज करेंगे तो वो इजी नहीं होती. ठीक है, बार बार करेंगे तो ऐसा लगेगा ओ ये तो दिस इज वेरी इजी. तो आई विल नॉट फेक प्रॉमिस यू कि चैप्टर बहुत इजी ऐसे हो जाएगा. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. आपको अगर ये चैप्टर समझ नहीं आता है आपको बार बार इसकी रीडिंग करनी पड़ी. एंड अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दिस इज यू डू नॉट लाइक दैट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा एवरी डे. इट्स अ बिग चैप्टर. टेक आउट योर बुक्स and take out your notebooks, write it down with me, speak with me. ठीक है, तो कुछ ऐसे ही क्या most of the definitions I've taken entirely from NCERT ताकि हम दोनों या हम सब बैठ के इसको आराम से करें. ठीक है, तो ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है. सिंपल इसको मिल के बनाएंगे कैसे, विद प्रॉपर रिविजन, विद प्रॉपर रीडिंग एंड विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. All right, so are you with me? Let's get started with the chapter minerals and power resources. Minerals कुछ नहीं है. Minerals are something जो हमें नहीं दिखते but they're scattered all around us. हर एक चीज अगर सुबह उठ के हम दिन से शुरुआत करते हैं अपनी टूथपेस्ट से तो हमें पता है, और नहीं पता तो आज जान जाओगे कि टूथपेस्ट के अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं. राइट, सॉल्ट, नमक जो हम हर सब्जी में डलता है, हर रोज हम कहीं ना कहीं मिनरल से इधर उधर घिरे हुए हैं. Right, so let us start with a simple definition of minerals from your book, that is a naturally occurring substance. ये कोई बनाता नहीं है, not man made. कहाँ से? naturally, nature का gift है ये, हमें nature से मिलता है, naturally मिलता है. तो क्या word आता है, क्या word आता है? naturally. It is naturally occurring substance. नेचुरली मतलब नेचर से मिला है, मदर अर्थ ने दिया. अकरिंग अपने आप बना है, अकरिंग अपने आप बना है. सब्सटेंस कोई चीज है दैट हैज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. क्या कॉम्पोजिशन है? टोटली डेफिनेट, टोटल केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है. ठीक है, बड़े हो जाओगे तो इन्हीं मिनरल्स के बारे में आगे जाके पढ़ाई करोगे इन केमिस्ट्री. राइट, आगे जाके और बड़े होते जाओगे, इसी को ही आगे लेके जाओगे. तो ये बेसिकली क्या होते हैं? टर्म्ड एज मिनरल. समझ आ गया सिंपल डेफिनेशन? अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. ठीक है, अब हम रीड करके एक एक लाइन को, कभी क्या बार होता है कि इतना चैप्टर बड़ा होता है हमें लगता है कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा. ये नहीं सोचना बस. ठीक है, वी नो दैट डिफिकल्ट है, बार बार करके इजी हो जाएगा, इतना भी पता है, पर बार बार करना जरूर पड़ेगा. राइट, तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में साथ 2 बार बोल लो बेशक, याद हो जाएगा. एक सब्सटेंस जो नेचुरली अकर हो रहा है, अपने आप बन रहा है, डेफिनेट क्या कॉम्पोजिशन है? केमिकल कॉम्पोजिशन है, टोटली केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है. ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनरल्स. अब बात आती है ये मिनरल्स जो हैं पूरे
अर्थ में, अगर मदर अर्थ में देखें तो मदर अर्थ ने ऐसे नहीं कि एक ही जगह मिनरल्स डाल दिए, हर जगह कुछ ना कुछ मिनरल पाए जा रहे हैं। मदर अर्थ ने एक जगह नहीं दिया, हर जगह कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्पेस जो है जिसको हम बोलेंगे एक जगह अवेलेबल नहीं है, ये मिनरल्स पर्टिकुलर एक जगह अवेलेबल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में या पूरे मदर अर्थ में कुछ ना कुछ मिनरल्स हैं। तो मतलब दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग जगह है तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉट इवनली यहाँ पे हम वर्ड करेंगे, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अलग अलग जगह मदर अर्थ ने दिया तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, राइट। तो दो चीजें पता लगी, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स पता लग गया हमें, एक कैरेक्टरिस्टिक पता लगी हमें मिनरल्स के बारे में, दैट दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वे, ये अलग अलग मदर अर्थ ने दे रखे हैं। नेक्स्ट, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो कैसे दिए, ऐसे नहीं कि मदर अर्थ ने यहाँ पे गोल्ड छोड़ दिया, वहां पे सिल्वर छोड़ दिया, वहां पे कॉपर छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइट छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो ये किस फॉर्म में है, दे आर इन द रॉक फॉर्मेशन। कौन सी फॉर्मेशन में है, एक और चीज हमें पता लगी, दीज मिनरल्स आर इन रॉक फॉर्मेशन। में यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन। तो हमें पत्थरों के जरिए, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो पत्थरों के जरिए पड़े हैं, लाइक दिस इन द रॉक फॉर्मेशन, पत्थर है बेसिकली, तो बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन, ऑल राइट। Rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible. जैसे कि मैंने बताया कि हर मदर अर्थ ने ऐसा नहीं है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, मतलब इवनली हर जगह, कई जगह ज्यादा है, कई जगह कम है, कई जगह हो भी सकते हैं, बट हम एज ह्यूमन बींग्स उन जगह पे नहीं जा सकते, राइट। लाइक दैट, लाइक आर्कटिक ओशियन बेड और एंटार्क्टिका। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट हमारे लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल मतलब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे या हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना हम यूज कर पाएंगे ना हम उसको एक्सेस ले पाएंगे। एक्सेस का मतलब क्या होता है, उस चीज को लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हम वाईफाई नहीं मिल रहा, तो वाईफाई का एक्सेस नहीं है, तो मतलब उस चीज को हम ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब हम इस चीज को ना यूज कर पा रहे हैं ना एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरी स्लाइड पे हमने यही देखा है कि जो मिनरल्स होते हैं ना, वहां पे ह्यूमन सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे ह्यूमन का हमें कोई जरूरत नहीं मिलती, जैसे कि अपने आप बनते हैं, राइट। तो ह्यूमंस की इंटरफेयर नहीं होता है, ये अपने आप बनते हैं, बिकॉज अब यहाँ पे हम बोलते हैं ना, बिकॉज दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दे आर नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग। ये नहीं कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स बीज डालेंगे तो ये एज अ प्लांट की तरह उग जाएगा, दैट इज नॉट लाइक दैट। बेसिकली नेचुरली अकरिंग है, अपने आप बनते हैं, प्लस यहाँ पे ह्यूमंस की कोई भी इंटरफेरेंस की हमें जरूरत नहीं, कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो इट डज नॉट नीड एनी ह्यूमन बींग नहीं चाहिए हमें ये वाले रिसोर्सेस को लेने के लिए। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट वी नीड, ऐसा भी नहीं है कि ये अपने आप ही हमें, मतलब रॉक से हमें गोल्ड मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। आफ्टर दैट अब अकरिंग लेकिन अपने आप होती है, ठीक है, सिंपल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यू विल से कि मैम आप ये कह रहे हो कि रॉक्स हैं, राइट, ये मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक की फॉर्मेशन में होते हैं, फिर आप ये भी बोल रहे हो कि यहाँ पे अपना आप, अब ये ह्यूमन ह्यूमन नहीं बनाता है इसको, अपने आप बनते हैं, तो फिर हम तक कैसे पहुंचते हैं ये मिनरल्स। अगर हमने बात की टूथपेस्ट की, हमने बात की नमक की, हमने बात की जो पेंसिल में हमारी ग्राफाइट है उसकी बात की, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा होगा, दीज आर ऑल मिनरल्स, इसके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल्स हैं, और मिनरल्स के अंदर क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कंपाउंड्स, राइट। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या ये अपने आप ही हमारे पास चल के आ जाता है या फिर इसमें हमें हेल्प चाहिए होती है, कैसे आते हैं। तो द क्वेश्चन हियर आस्क्स अस हाउ
कैसे आते हैं हमारे पास, तो इसका भी क्या होता है, प्रोसीजर। ठीक है, इसका भी क्या होता है, प्रोसीजर, या फिर इसका भी प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे। उससे पहले एक और हमारी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स। जैसे हमने बात किया, ठीक है, प्रोसीजर तो है बट हर जगह का प्रोसीजर अलग होगा। एवरी एरिया, जैसे कि हमने एक बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भाई, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों, क्यों अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हर जगह की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम उसको अप लेंगे, ह्यूमन बींग्स लेंगे, तो क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी हम जानेंगे। ठीक है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स बिकॉज कहीं ना कहीं, जैसे कि हमें पता है मदर अर्थ हर जगह, जैसे मदर अर्थ है उन्होंने अलग अलग जगह दिया, अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेटिक जोन भी है, अलग अलग वेदर है, तो अलग अलग ज्योग्राफी है, तो अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, जगह, एरिया। ठीक है, अंडर वेरिंग कंडीशन, सबकी कंडीशंस भी अलग है। कंडीशंस किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू वेदर, है ना, क्या वेदर है, क्या वहां पे कैसी मिट्टी है, कैसी सॉइल है, कैसा लैंड है, राइट। जियोग्राफ मैम ने आपको इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया, तो उसमें सबने ये देखा ना, लैंड, सॉइल, ये सारी चीजें कैसी हैं, तो वही कंडीशंस हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि उसके तरीके अलग अलग हैं, है ना। क्योंकि लैंड, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द वेरिंग कंडीशंस। ये सारी वेरिंग कंडीशंस एक पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दे आर क्रिएटेड बाय, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं लगता, अपने आप क्रिएट होते हैं, नेचुरली प्रोसीजर से क्रिएट होते हैं। लेकिन हर जगह, नॉट इवन बिकॉज, हर जगह की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, बिकॉज एवरी प्लेस हैज इट्स ओन कंडीशंस। हर जगह की कंडीशंस अलग हैं, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, दैट इज लैंड, सॉइल, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ठीक है, दीज आर कंडीशंस। अब कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये नेचुरल प्रोसेस से बने हैं, ये हम आप पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल प्रोसेस से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं लगता इसको बनने में, अपने आप बनते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव ह्यूमन माइंड, इतना हमारा चलता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, सच एज उसका कलर, उसकी डेंसिटी, की हार्डनेस, हार्ड है या सॉफ्ट है, डेंसिटी में कैसा है, कलर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग हो सकती है, सच एज सॉल्युबिलिटी, क्या वो सॉल्युबल है कि नहीं है। तो ये कुछ अलग क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये वाला मिनरल किस कैटेगरी में आता है और कैसे आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें बिकॉज सब अलग हैं। ठीक है, मिनरल्स को भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और बहुत सारे मिनरल्स को हमें क्या करना होता है, कैटेगराइज। क्या करना होता है, कैटेगराइज। अब कैटेगरी करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अभी स्कूल में कितने सारे बच्चे हैं, तो लेवल के हिसाब से कैटेगरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट के बच्चे हैं, इनकी एज अलग है, ये सेकंड के बच्चे हैं, थर्ड के, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, एंड देन 10th 11th 12th, राइट। फिर उसके बाद टीचर्स अलग होती हैं, सारे सब्जेक्ट की टीचर्स अलग होती है, क्लास टीचर्स अलग होती हैं। सो इन दैट केस कहीं ना कहीं कैटेगरी हमें करनी पड़ती है, तो हमें इतने सारे मिनरल्स हैं, इनकी कैटेगरी तो करनी पड़ेगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये आपकी बुक में भी है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक तो मेन है, वी कैन राइट हियर, बट आपकी बुक में नेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज होती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक ये आपकी बुक में है एग्जैक्ट सेम। मिनरल्स दो में डिवाइड होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटल, मेटालिक वर्ड आ रहा है मेटल, मींस मेटल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, ये वाले मेटल मेटालिक है, ये वाले नॉन मेटल मेटालिक है। ठीक है, तो मेटालिक क्या है पहले हम देखेंगे और उसकी बाइफिरकेशन करेंगे। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म।
ठीक है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे करेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, एंड ऑफ द टाइम पे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत बिग हो गया है, तो मे बी लास्ट पार्ट वी कैन स्किप एंड वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट, बट कोशिश ये रहेगी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो अब बात हो रही है मेटालिक। सबसे पहले मिनरल्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया, लिख लो, मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक आगे डिवाइड होता है फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, यहाँ पे लेट अस मेक इट टुगेदर। ठीक है, एक बार फिर हम साथ में बनाएंगे, ये तो बुक में ऑलरेडी बनाया है ना, फिर हम ये कहें हम क्यों मेहनत करें, हमें मेहनत करनी है। व्हाई? बिकॉज जितनी बार बार करेंगे उतनी बार बार रिवाइज होगा, राइट? सो मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। देन मेटालिक अपने अंदर एक और बार डिवाइड करता है अपने आप को, दैट इज फेरस एंड नॉन फेरस, राइट? फेरस देख लिया। चलो अब समझते हैं कि मिनरल्स तो समझ आ गए, मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, फेरस, और नॉन फेरस कौन से होते हैं, फिर नॉन मेटालिक पे आएंगे। ठीक है, तो अब जब हम मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर मेटल होता है, दैट इज व्हिच इज इन रॉ फॉर्म। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन, इनके अंदर होता है, कंटेन मीन अंदर होना, मेटल, मेटल है कच्चे फॉर्म में, दैट इज रॉ फॉर्म। इसका एक्चुअली का रॉ फॉर्म के अंदर मेटल्स, मेटल्स आर, अब बात आती है मैम इतना समझ आ गया कि मेटल होते हैं, पर मेटल क्या होता है? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट कंटेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा मेटल्स को लेके, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिनके अंदर दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। तो ये चीजें होती है हमारा मेटल। मेटल क्या है? मेटल एक हार्ड सब्सटेंस है जो कंडक्ट कर सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट इलेक्ट्रिसिटी का ये कहीं ना कहीं, हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज अलग है, राइट? हीट मतलब गर्माहट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके अंदर एक लस्टर होता है, एक शाइन होती है, तो हम बता सकते हैं कि ये मेटल है। तो मेटालिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल्स होते हैं कच्चे फॉर्म में। ऐसे मेटल्स जो कंडक्ट कर लें हीट, इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर शाइन हो, वो कच्चे फॉर्म में हो, वो बन जाते हैं मेटालिक। नाउ एग्जांपल्स आते हैं आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज। ये तीन नाम हमेशा याद रखने हैं, बिकॉज अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि कौन सी जगह पे कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे आयरन ओर या कुछ ऐसे मेटालिक मिनरल्स हैं जो बहुत सारी जगह स्कैटर्ड हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे? हो गए आयरन ओर, ये हमेशा में याद रखना, आयरन ओर, राइट इट डाउन विद मी, आयरन ओर है, then we have bauxite, okay, and then we have manganese। ठीक है, अब बात आती है कि ये मेजर हमने मेटालिक मिनरल्स बना लिए। क्या होते हैं मेटालिक मिनरल्स? कंटेन मेटल इन द रॉ फॉर्म। इनके अंदर जो मेटल कंटेन है वो रॉ फॉर्म में है, रॉ इज द वर्ड। ठीक है, क्या क्या है? एंड मेटल्स क्या है? मेटल्स आर substances, hard substances, hard substances, metals hard substances होते हैं जिनके अंदर they can conduct heat and electricity, also ऐसे मेटल हैं जिनके अंदर शाइन भी होती है। आयरन और मैंगनीज एंड आर सम एग्जांपल, हम एग्जांपल कर। अब ये वाले मेटल्स आगे दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, कौन से? फेरस एंड नॉन फेरस। ये डिवाइड हो जाते हैं आगे, फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। अब इसके अंदर क्या होता है? एक और क्राइटेरिया आ जाता है फेरस का। जब हम फेरस की बात करते हैं आगे जाके, अगर आप इसको बाइफिकेट करोगे तो दिस इज आयरन। ठीक है, आयरन मतलब इन सबके अंदर क्या कंटेन होता है? आयरन, और भी से आयन, है ना? और जैसे कि आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स, ये तीन होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स है बेसिकली, दे हैव आयरन इन देम।
ऐसे मेटल्स, ऐसे मेटालिक मिनरल्स जिसके अंदर आयरन होता है उसको हम टर्म कर देते हैं एज फेरस। जिनके अंदर आयरन नहीं होता उनको हम नॉन फेरस कर देते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इनमें आयरन नहीं है तो दे आर नॉन फेरस। समझ आ गया? दे आर नॉन फेरस। यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर एक चीज का एब्सेंस है, दैट इज आयरन। इनको हम नॉन फेरस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फेरस। व्हाई? बिकॉज देयर एब्सेंस ऑफ आयरन। और बात साथ में रीड करेंगे, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन द रॉ फॉर्म। नाउ व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. ठीक है? For example, iron ore, bauxite, manganese. But now these metallic minerals are further divided into ferrous and non-ferrous. Ferrous minerals have iron in them, like iron ore, manganese, chromites. They contain iron. But non-ferrous minerals does not contain iron in them. For example, copper, gold, silver. ठीक है? जैसे कि हम इसको गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और लेड भी, ये सारे कौन से हैं? मेटालिक। मेटालिक ऑफ फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस, नॉन फेरस। लिख दो, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है अभी नीचे लिख दो, कमेंट्स में लिख दो साइड बाय साइड। ठीक है? तो ऐसा रहेगा कि मतलब अलग से कॉपी स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, यू आर जस्ट राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? रिवाइज हो गया? चलो अब बात आती है हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर सिंपल है, इनके अंदर मेटल ही नहीं होते। ठीक है? तो जब मेटल ही नहीं है तो वो नॉन मेटालिक बन गए। मेटालिक का मेन फंडा क्या था? दे कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, राइट? अब नॉन मेटालिक है तो इसके अंदर मेटल ही नहीं है। नॉन मेटालिक, नो मेटल। ठीक है? नॉन मेटालिक, नो मेटल, सिंपल। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ओके? नो मेटल्स, नॉन मेटालिक। तो इसके अंदर होता है हमारा जिप्सम होता है। ये अब आपको याद करने, Na2 याद कर सकते हो, Na3 याद कर सकते हो। सो वी हैव लाइमस्टोन, वी हैव जिप्सम, हैव माइका। के अंदर मेटल ही नहीं है। ठीक है? ऑफ सच एग्जांपल्स द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल। और फर्दर हम जब कोल और पेट्रोलियम भी बोलते हैं, ये भी मिनरल्स हैं बट ये नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है? और फ्यूल्स, ये वाले जो होते हैं ना, इनको फ्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ओके? दीज आर फ्यूल्स। फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ओके? यहाँ पे फ्यूल आ रहा है, फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स। ठीक है? क्या बोल रहे हैं इनको? मिनरल फ्यूल्स। मेजर मुद्दा समझना है, मुद्दा इज मिनरल्स। ठीक है? मिनरल्स की बात कर रहे हैं, फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? चलो इतना समझ आ गया। एक और बार रिवाइज कर लेते, थोड़ा पीछे जाके, और समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू, मिनरल्स क्या है? सब्सटेंसेस हैं जो अवेलेबल हैं, ह्यूमन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ह्यूमन की कुछ में कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडेड इनटू मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक जिनके अंदर मेटल्स हैं, रॉ फॉर्म में मेटल्स क्या है? ऐसे हार्ड सब्सटेंस जिनके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है? प्लस उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक और है, लस्टर और शाइन है। ठीक है? और फर्दर डिवाइड हो रहे फेरस, नॉन फेरस। फेरस जिनके अंदर आयरन है, नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं है। ठीक है? नॉन मेटालिक तो मेटल ही नहीं है, इनके अंदर मेटल ही नहीं है। इसके अंदर दो क्राइटेरिया आ जाते हैं। ठीक है? एक तो ऑफकोर्स इनके अंदर मेटल नहीं, एक मिनरल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। सिंपल। अब बात आती है भाई, इनको निकालना तो हमें ही है ना, निकालना तो ह्यूमन बीइंग को, कैसे निकालेंगे? लेट अस सी हाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड। अब बात आती है एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट का मतलब मिनरल्स को खोजना, मिनरल्स को कहीं पर भी जो दबे हुए हैं उनको निकालना। तो सबसे पहली बात हमें ये करनी है, मिनरल्स जो दबे होते हैं वो रॉक फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। ठीक है? आपकी बुक में ऐसे दे रखा है, पहले ये, फिर ये। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हम बुक को यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, कोरिंग। तो कोरिंग क्या है? सिंपली ऐसे बहुत इजी वे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कोरिंग क्या है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 से स्टार्ट करेंगे।
कोरिंग, व्हाट इज कोरिंग? एक मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 तरीकों से। पहला आ रहा है कोरिंग। कोरिंग सिंपली मीन्स कि हम जो अवेलेबल सरफेस पे अवेलेबल है उनको सिर्फ डग कर रहे हैं, डिगिंग करके निकाल रहे हैं। सिंपली आ जाते हैं कोरिंग पे पहले, ठीक है। कोरिंग पे मिनरल्स सबसे इजी वाला है ये, और सबसे एंड में दे रखा है आपको। मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, ऐसे मिनरल्स जो सरफेस के ऊपर ही लाई करते हैं, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आर सिंपली डग आउट, सिंपली उनको डग करना है, डिग करना है, जैसे डिग कर रहे हैं, सिंपली डग आउट, बाहर निकाल के ऐसे रख रहे हैं, बाहर निकाल के रखा है, क्रेन्स ही रखती हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सिंपली डग आउट, ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज क्वरिंग। क्वेरिंग बोलो, क्वरिंग हम मतलब जैसे, दिस इज योर प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो वी से क्वरिंग, तो दिस इज नोन एज क्वरिंग, ठीक है। तो क्या करने हैं, सिंपली हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू सिंपली डगिंग, डग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डग कर रहे हैं। आगे डगिंग क्वरिंग हो गया, सिंपली क्या कर रहे हैं, डग कर रहे हैं, वेरी इजी। ड्रिलिंग की बात आती है, ड्रिल सुना तो होगा वर्ड, ड्रिल, ड्रिल होती है, मशीन आती है जब हम घर में काम होते हैं, एक प्रॉपर बढ़िया मशीन लेकर आते हैं, पूरी की पूरी जो कहते हैं उसकी वॉल, उसको ड्रिल हो जाती है, गोल 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 घूमती है, ड्रिलिंग इजी। डगिंग समझ, क्वरिंग समझ आ गया, सिंपली डग करते हैं। ड्रिलिंग, ड्रिल करते हैं एंटायर प्रोसेस, और इसकी बनाते हैं कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि ड्रिल करके क्या बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, ताकि हम जगह बना के उसके अंदर जाके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो डग कर लिए सिंपली क्योंकि आसपास ही है। ड्रिलिंग क्या है देख लेते हैं, ड्रिलिंग भी, ठीक है। तो ऐसे यहीं पर ये ड्रिलिंग भी, आई विल यूज द ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, डग किया। क्वरिंग, ड्रिलिंग ऐसे होती है, तो हमने क्या किया, जगह बनाई अर्थ के अंदर जाके। तो ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे, ये तो पास थे तो हमने डग कर लिया, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पास है, अंदर खोज के निकालने पड़ते हैं। सो डीप वेल्स आर बोर्ड, बोर मतलब जैसे होता है बोरिंग, कहते हैं ना बोरिंग की मोटर चला दो, व्हाट इज बोरिंग की मोटर? जो ऐसा वाटर है जो हमें नीचे नीचे से मिल रहा है, लाइक ग्राउंड वाटर, तो उसकी बोरिंग की मशीन होती है। तो बोर क्या है, डिग करना, ड्रिल करके, ठीक है। टू टेक दम आउट दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ड्रिल करके ऐसे 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 ड्रिल करके जगह बनाई, ठीक है, वेल्स बनाए, मतलब बड़े बड़े जैसे कि कुएं होते हैं ऐसी जगह बनाई, ड्रिल किया उसको ड्रिलिंग मशीन से, और हमने उससे क्या निकाले, अपने निकाले हमने मिनरल्स, उसको हमने बोलते ड्रिलिंग। 2 प्रोसेस समझ आ गए, कोरिंग जो आसपास है उसको डग किया, हो गया समझ, ड्रिल, ड्रिल किया उसको निकाल लिया, राइट। चलो अब आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो आपको स्टार्टिंग में दे देते हैं, है ना, माइनिंग। तो दिस इज वेरी वेरी वेरी, ये हो गया कि हम इसको क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं ड्रिल मशीन से। अब आती है माइनिंग। माइनिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो 2 में डिवाइड हो जाता है। पहले ही इनको 2 में डिवाइड कर दिया, ओपन कास्ट माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है कि हम एक पर्टिकुलर सरफेस हटा रहे हैं और हम माइनिंग कर रहे हैं, मतलब हमने मिनरल्स निकाले। एक शाफ्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट में हम शाफ्ट बनाते हैं प्रॉपर, जा घुस घुस के फिर अपने मिनरल्स निकालते हैं। देखो अगर आप स्टार्टिंग में ये पढ़ोगे आपको ये दोनों इतने इजी नहीं लगेंगे, बट आप स्टार्टिंग में वो पढ़ोगे अब आपको ये वाला भी इजी लगेगा कि अच्छा डग डग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ये भी इजी है, माइनिंग करके मतलब ओपन कास्ट करके निकाला। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, आ जाते हैं वापस बुक पे। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे हमारी छुपी हुई है बहुत सारी रॉक्स, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो उसको माइनिंग बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है माइनिंग। तो मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स, अब देखो ये होती है माइनिंग। हाँ, शैलो डेप्थ्स मतलब बहुत ही नीचे, बहुत ज्यादा नीचे, शैलो डेप्थ बहुत नीचे है, दिख भी नहीं रही है, ठीक है। बाय रिमूविंग द, हम उसको पहले का सरफेस हटा देते हैं, प्रॉपर हटा दिया हमने, ठीक है। आउट, बाय रिमूविंग द सरफेस, हमने सरफेस ही रिमूव कर दिया, ठीक है। एक प्रॉपर एक लेयर ही हटा दी अर्थ की, हमने एक पूरी अर्थ की लेयर ही हटा दी, ये हमने पूरी हटा दी, हमें ये वाली मिल गई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे रॉक्स लाए हुए हैं, तो हमने ये पूरी हटा दी, इस वाली पे आ गए, इसके नीचे रॉक्स हैं। तो दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग।
हमने पूरी एक कास्ट ही उड़ा दी, ओपन कास्ट माइनिंग, हमने ये पूरा का पूरा उड़ा दिया, ओपन हो गया ये, है ना, हटा दिया हमने और सरफेस हटा दी, ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल्स निकाल रहे पूरा सरफेस हटा के, पूरा खुला हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट आता है डीप बोर्स। अब सेम जैसे ड्रिलिंग में था ना, ड्रिल किया, सेम ऐसे ही डीप बोर्स आर कॉल्ड शाफ्ट। ये होती है शाफ्ट, ऐसे शाफ्ट बनाते हैं डीप बोर्स, ठीक है। इसके नीचे थोड़ी सी बेसिक सी लिफ्ट लगाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट, ताकि हम नीचे मिनरल के तक पहुंच सके, उसको बोलते हैं मिनरल, सॉरी उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, ठीक है, समझ आ गया। उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग, जब हम शाफ्ट बना देते हैं, मतलब हम लंबी लंबी शाफ्ट बनाते हैं। और ओपन कास्ट मतलब हमने ऊपर का कास्ट हटा दिया, सिंपल। तो इन दैट केस हमने 3 एक्सट्रैक्शन के तरीके देख लिए। हमने देख लिया क्वोरिंग, सिंपली डग, हमने देखा ड्रिलिंग, ड्रिल करके, हमने देखा ओपन शाफ्ट, प्रॉपर शाफ्ट, पूरा का पूरा सरफेस हटा दिया, फिर हम ओपन कास्ट, सॉरी ऊपर का पूरा कास्ट हटा दिया, देन शाफ्ट माइनिंग, हमने शाफ्ट बनाई नीचे तक जाने के लिए, ठीक है। So this is how we have done the second part of the chapter, that is extraction of minerals, ठीक है। अब आते हैं, कितना हमें पता लग गया मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के टाइप्स क्या होते हैं, मिनरल के टाइप्स के बाद मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब बात आता है, मदर अर्थ ने हमें इतना तो पता चल गया कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अनइवनली, एक जगह ज्यादा नहीं कर रखा, अनइवनली कर रखा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अगर अनइवनली भी है तो हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अपना वर्ल्ड मैप, ठीक है, हम अपने क्या देख लेंगे, कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से हम करेंगे कि हर एक कॉन्टिनेंट में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एशिया, एशिया में, एशिया ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, तो एशिया के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वेरी सिंपल। तो जब हम बात करते हैं एशिया की, तो सबसे ज्यादा आते हैं आयरन ओर डिपॉजिट। अब आयरन ओर डिपॉजिट्स की जब हम बात करते हैं तो मेजर आता है चाइना और इंडिया। और जब मैं आयरन ओर की बात करती हूँ तो ये आयरन ओर से आता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया था आयरन के बारे में, तो यहाँ पे किया था, राइट। तो ये कौन से हमारे मिनरल्स हैं, दीज आर मेटालिक मिनरल्स। कौन से मेटालिक मिनरल्स, और मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी हमारे होते हैं ये फेरस, राइट, जिनके अंदर आयरन होता है, समझ आ गया, मेटालिक मिनरल्स और आयरन, फेरस जिनके अंदर आयरन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो चाइना और इंडिया में मेजरली डिस्ट्रीब्यूट हमारे आयरन और, जिनको बोला जाता है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, जो मदर अर्थ ने ऐसे दे रखे हैं, डिपॉजिट्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का आधा चाइना और इंडिया प्रोड्यूस करते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो ये टिन प्रोड्यूस करते हैं कौन, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पे ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना, चाइना और इंडिया में आयरन ओर बहुत ज्यादा है। फिर चाइना, एशिया के हैं ना सारे, तो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया ये क्या करते हैं, दे आर वर्ल्ड्स टिन प्रोड्यूसर, टिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो यहाँ पे दिस थर्ड लाइन में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, पर पहली 2 लाइन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एशिया में चाइना और इंडिया के पास बहुत ज्यादा आयरन डिपॉजिट्स हैं, उसके अंदर टिन, वर्ल्ड्स टिन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ड आ सकता है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो 3 कंट्रीज की बात करें, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो एशिया ऑल्सो हैड डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज। अब देखो अगर हम बात करें तो ये कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे मेटालिक ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एशिया के अंदर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स मेटालिक हैं, जैसे कि मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। नाम 2 याद करने, आई नो वेरी मच इंफॉर्मेशन फॉर यू चिल्ड्रन, बट यस, एशिया में 3 से ज्यादा चीजें हमें याद नहीं करनी। चाइना एंड इंडिया आयरन ओर डिपॉजिट, तो में आयरन मतलब लार्ज आयरन डिपॉजिट्स बोलते हैं। सेकेंड पार्ट,
हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट क्या वर्ल्ड स्टिन कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। उसके बाद एशिया, इंटायर एशिया भाई मेटालिक करता है। मेटालिक नाम से ही पता है भाई मेटालिक के अंदर कितने हैं, बस इतना याद करना है, इतने नेम तो याद मत ही करो, सिर्फ ये याद करो मेटालिक है। मेटालिक में पता चल गया ना, पहले हमने पहले क्यों बायोफिकेशन किया, ताकि अगर हम सिर्फ मेटालिक बोले मेटालिक में पता लग जाए फेरस नॉन फेरस दोनों भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता हमारा यूरोप। यूरोप, so here यूरोप में हम कह रहे हैं लीडर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। इन एशिया आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं चाइना और इंडिया में, लेकिन यूरोप इज आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर प्रोड्यूसर है, ठीक है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, अब यूरोप के अंदर जो कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर हैं वो आ जाती है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। यूरोप की कुछ कंट्रीज का नाम तो ऐसे याद होगा कि नहीं होगा, जिनको जिनको याद नहीं है व्हाट यू नीड टू डू इज मैप प्रैक्टिस करो, ठीक है। वर्ल्ड मैप ले आओ, लुक एट दीज ब्यूटीफुल कलरफुल मैप्स, ठीक है। ऐसे ऐसे मैप्स देखो कि यूरोप में भाई कितनी कंट्रीज हैं। ग्लोब ले आओ, ठीक है। रीड ग्लोब एंड इट इज वेरी इट इज सेड टू कीप अ ग्लोब एट योर स्टडी टेबल ऑल्सो। एक छोटा सा ग्लोब ले लो, स्टडी टेबल बैठ जाओ, कभी भी बोर हो रहे पढ़ाई करते ग्लोब देख लिया ऐसी, तो इन दैट केस आपको क्या हो जाएंगे, कंट्रीज याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस वैसे ही फेमस कंट्रीज हैं। हम इतने फ्रांस की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, है ना। तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स यूरोप की कंट्री में। एशिया में कौन है? चाइना एंड इंडिया। कॉन्टिनेंट के हिसाब से करो, एशिया में चाइना, इंडिया, यूरोप में रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है। Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and Europe in Asia. तो रशिया में नाम ज्यादा है, रशिया का याद करो, रशिया में ज्यादा फाउंड हो रहा है एंड मेटालिक की बात हो रही है ज्यादा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अमेरिका, ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे हम दोनों अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई नो यू नीड टू लर्न साथ साथ में, और लर्न अगर होता है ना कि मैम रट्टाफिकेशन नहीं होती कैसे याद करें, सो यू नीड टू राइट एंड लर्न। एक ही चीज को ये आजमा के देख लेना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपको याद नहीं हो रही, राइट इट 10 टाइम्स, 10 बार लिख लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में गाने चल रहे हो एंड यू आर राइटिंग, रीड, स्पीक एंड राइट। ओके, व्हाट आर वी राइटिंग हियर? वी आर राइटिंग minerals deposit of okay, we are writing countries with large deposit of iron ore is Russia, Ukraine, स्वीडन एंड फ्रांस। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, लिख लो 10 बार, 11वीं बार आपको याद होगी वो चीज। तो अगर ऐसे याद नहीं होता, राइट एंड लर्न, स्पीक एंड लर्न, ठीक है। चलिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्टार्टिंग विद नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन 3 जोन्स। अब हाँ, यहाँ पे 3 जोन्स में डिवाइडेड है हमारे नॉर्थ अमेरिका के, राइट। तो फर्स्ट आता है द कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, ठीक है। पहला ये आ गया लेक्स। द पैलेचिन रीजन दैट इज द माउंटेन। एक आता है हमारे लेक्स वाला, एक आता है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस द पैलेचिन ऑफ द वेस्ट, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर एंड माइंड इन द कैनेडियन शीट रीजन, दैट इज यही वाला, दिस इज द पैलेचिन रीजन। ये सब में माउंटेन रेंजेस में ये सब पाया जा रहा है, ठीक है। देन आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। माइंड मतलब एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। कोल इन द पैलेचिन रीजन। तो ये बेसिकली पैलेचिन रीजन इज द इंपॉर्टेंट वन, ऐसी समझ लो। इतना सारा मिनरल्स यहाँ से निकल रहा है, माइंड हो रहा है। नेक्स्ट, वेस्टर्न कॉर्डिलरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, पैलेचिन रीजन इज ऑफ कोर्स द कैन से इंपॉर्टेंट है, बट और भी पाए जा रहे हैं बिकॉज एज वी सेड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ ये बताने का आपको कि हर एक रीजन में, हर एक कॉन्टिनेंट में हर एक मिनरल पाए जा रहा है, बट वी कैन नॉट से कितनी क्वांटिटी में, वी कैन नॉट से कि इतने में यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत करना, बिकॉज इट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस कैन बी द रीजन, ठीक है। लेट्स कम टू साउथ अमेरिका। नाउ ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में, ब्राजील आयरन ओर बहुत ज्यादा हायर, हाई ग्रेड विच मीन्स उच्च क्वालिटी का आयरन मिल रहा है इन द वर्ल्ड में। तो ये पर्टिकुलर लाइंस आ जाती हैं, हाई ग्रेड आयरन ओर फाउंड इन द वर्ल्ड,
is dash Brazil. Chile and Peru are leading producers of copper. Copper क्या leading producer कौन है? साउथ अमेरिका में Chile and Peru. ब्राजील बोलिविया आर अमंग्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन. अब टिन जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में एशिया में, तो वहां पे आए थी तीन तीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एशिया का था वो, राइट? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड चाइना. पर जब हम साउथ अमेरिका की बात करें, यहाँ पे आ जाता है ब्राजील एंड बोलिविया. बी. Okay, South America has largest deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. So diamond is very precious and very expensive. तो कहाँ पाया जा रहा है? साउथ अमेरिका. याद रखना, यहाँ पे सिर्फ डायमंड इज. ओके, नेक्स्ट. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. So here basically you need to make notes ताकि आपको याद हो जाए पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर कौन सी ऐसी फेमस चीजें हैं जो पाई जाती है. आई डू नॉट थिंक कि आपको वन वर्ड आंसर आता है, एटलीस्ट 2 मार्कर्स तो आते ही हैं. सो यू नीड टू राइट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया भी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कुछ चीजें पाई जाती है. वी विल सी. तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट पहली बार आया है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट. कैसे याद करोगे? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर बॉक्साइट. ए बी ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, बिकॉज यही इसका आंसर है. नेक्स्ट, इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और. तभी कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, बिकॉज दे हैव सो मेनी रिसोर्सेज. दैट इज वाई हम कहते हैं ना, गोल्स होते हैं कई लोगों के, दैट वी नीड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, हमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करनी है, अमेरिका जाना है. व्हाई? बिकॉज दे आर लोडेड विद लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज. और मदर अर्थ ने इनको ऐसे ही दे रखा, बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसे कोई मदर ने वो तो नहीं किया ना कि इसको मैं ज्यादा देती हूँ, इसको कम देती हूँ, जस्ट बिकॉज क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इन दैट केस दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, और वी कैन से कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मतलब फुल, मतलब दे आर लोडेड विद रिसोर्सेज. ठीक है. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. तो यहाँ पे गोल्ड के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, राइट? ठीक है. अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हो सकता है नहीं कि है रिसोर्सेज हैं. हमारे सूत्रों से पता चलता है, लाइक वी हैव not I but yes so many scientists and they have research कि यहाँ पे है ores and we can say यहाँ पे है काफी resources है, but for human beings it is inaccessible. हम access नहीं कर पाते, या हमारे लिए बहुत ज्यादा difficulties आती हैं access करने में. So the geology, with geology means the geography of course, of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits. कि हम predict कर सकते हैं कि variety of mineral deposits हैं definitely, but some probably large. ठीक है, और हो सकता है कुछ बड़े हो कुछ छोटे भी हो. Significant size of deposits of coal in the Trans-Arctic mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. But वही है कि it is very difficult. We cannot go like very easily there. So iron ore, gold, silver and oil are present in commercial quantity. तो काफी कुछ quantities भी मिले हुए हैं and we have seen this thing. और ऐसी कई जगह एंटार्क्टिक बेड पे हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, अभी हमने ये देख लिए सारे रिसोर्सेज, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, नाउ क्या हमें इन मिनरल्स के यूजेस हैं? द आंसर विल बी अ बिग यस. यस, हमें मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस हैं. तो आर देयर एनी यूजेस ऑफ दिस मिनरल्स? यूजेस, व्हाट आर द यूजेस? अ बिग यस. यस टू द यूजेस. बहुत ज्यादा यूजेस हैं मिनरल्स के. लेट अस सी मिनरल्स किस किस चीज में यूज होते हैं. ये दिस इज नथिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी, कॉइन्स, पाइप्स. Then we have normal, जैसे सिलिकॉन होता है in the computer industry. Then we have normal industries. Then we have kitchenware. You name them all. हमें मिनरल्स की हर रोज जरूरत पड़ती है and every day हम घिरे हुए हैं बहुत सारे मिनरल्स से. We cannot even see, but we are in and around lot of minerals, right? So yes, there is a big yes to the uses of minerals.
Let us see and let us read. So uses of minerals. Minerals are used in many industries. सबसे पहले minerals are used in industries. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारा एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, राइट. अभी हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इसके बाद विद मी यू विल स्टडी इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का. ये सब सब्जेक्ट्स ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं जम्बल्ड है, थोड़ा हिस्ट्री अलग हो जाता है, बट यस ऑल दी सब्जेक्ट्स आर जम्बल्ड कहीं ना कहीं. तो हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्री आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में. ठीक है, जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बनता है, समथिंग इज यू नो कुक, जैसे हम कहते हैं समथिंग इज कुकिंग, या कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है. ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इंडस्ट्रीज के अंदर कोई चीज बनाने के लिए. मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स. जेम्स आर यूजुअली हार्ड. हार्ड एज इन कुछ जेम्स के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हम स्टोन्स वोन्स पहन लेते हैं, तो दीज आर हार्ड मिनरल्स. These are then set various styles for jewelry. तो इसकी हम jewelry पहनते हैं, तो we wear copper, we wear pearl, we wear a lot of jewelry, right? Diamond, ये सब jewelry में यूज होते हैं. मम्मा से पूछना कितनी ज्वेलरी है उनके पास, बताएंगी कितनी ज्यादा ज्वेलरी है. कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरी थिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. द कॉइन्स, पाइप्स. कॉपर तो ऐसी जगह है जो आपके घर में तो आराम से मिलेगा. ओके, देन सिलिकॉन यूज इन कंप्यूटर. एक ऐसा सिलिकॉन होता है जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज से बनता है. जैसे हमने कोई स्टोन देखिए, बेसिकली रॉक्स एंड स्टोन्स ही होते हैं, राइट. इनको इनका बनता है एक्सट्रैक्ट करके, कट करके, इन लॉट ऑफ मशीन्स दे आर यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट अल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. तो ये अल्यूमिनियम है, जब आप बड़े होके आपके भैया या 9th-10th वाले जो भैया दीदी हैं, अगर वो NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन जरूर आता है, या उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हम क्लास 8th में पढ़ते हैं. तो अभी से आप पढ़ लोगे तो आपको 9th और 10th में दिक्कत नहीं आएगी. तो आयरन और ये जो होता है बॉक्साइट और होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है. और एल्यूमिनियम की हमारी कई बार क्या होती है, डोर्स बनते हैं, एल्यूमिनियम की रॉड्स बनती हैं, लॉट ऑफ थिंग जो एल्यूमिनियम से बनती है, सारे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं. इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन किचन कुकवेयर. किचन कुकवेयर भी हमारा आयरन एल्यूमिनियम का होता है. हम इससे कितने ज्यादा घिरे हुए हैं, राइट, कितने ज्यादा घिरे हुए हैं मिनरल से. तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये वाले रिसोर्सेज जो है ना, ये लिमिटेड दिए हुए मदर अर्थ ने, ज्यादा यूटिलाइज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे. तो इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, क्या हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. यस, वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज. हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को या अपने मिनरल्स को, हमें मिनरल्स भी तो हमारे रिसोर्स ही हैं. मिनरल्स क्या है, दे आर रिसोर्स टू अस. तो ये जो चीजें हैं इसको हमें कंजर्व करना चाहिए. यस, वी नीड टू सेव देम. ठीक है, तो कैसे करते हैं सेव, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे. तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. हमने पहले चैप्टर में, आपने मेरे साथ पहला चैप्टर किया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अपने आप मदर अर्थ के अंदर कैपेबिलिटी होती है, कुछ रिसोर्सेज के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो रिन्यू हो जाते हैं, बट कुछ रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में है, दे आर लिमिटेड. दे आर लिमिटेड, एक स्टॉक में दिए गए हैं मदर अर्थ ने, वी कैन नॉट रीगेन इट. और एक बार क्या है, ये खत्म भी हो सकते हैं. इट टेक्स thousands of years for the formation and concentration of minerals. मिनरल्स का अगर हम चाहें भी तो कितना टाइम लगता है, पहले तो नॉन रिन्यूएबल है, खत्म हो जाएंगे thousands of years. पता नहीं हमारी जनरेशन रहे ना रहे, हमारे आगे वाली जनरेशन रहे ना रहे, राइट. सो इट विल गेट फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड, जिसका नेक्स्ट वर्ड होता है एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट हो जाते हैं. The rate of formation is much smaller than the rate at which human consume this minerals. ये पूरी लाइन आती है आपके, जब आप भैया और दीदी से पूछना, this entire line comes in NTSC. बड़ा एक एग्जाम होता है कि NTSC, so in that paper this line comes. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के अंदर सारी चीजें आती हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की बड़ा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आता है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसके फॉर्मेशन, इफ वी सी द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्मॉल, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्लो. और जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं वो बहुत फास्ट है. तो एक इम्बैलेंस, हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, आई टोल्ड यू टू मेंट, उसका मतलब क्या होता है, बैलेंस क्रिएट, बैलेंस इक्वल, राइट.
इक्वालिटी मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं तो वी शुड यूज इट वाइसली सो दैट वी कैन कीप इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज हम यूज को गंदा कर रहे हैं. So in that case, the rate of formation is smaller. The rate of formation is smaller than the rate at which human consume these minerals. तो मतलब रेट पे जिस हम रेट पे कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बट अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें वो बहुत कम है. तो इसलिए आने वाले टाइम अगर हम कहते हैं ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे. इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, जब हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेस्टेज देखो, वेस्टेज तो होती है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं. रिसाइकलिंग मेटल्स इन अनदर वे इन विच मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. तो दो तरीके होते हैं. पार्ट तो हम हाँ, तो दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज जो हमारी एनसीईआरटी क्या हम भी बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक है कि हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है ताकि हम फ्यूचर ले लें, बट जब हम सिर्फ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, व्हाट वी कैन डू इज थिंक एंड एक्ट. ऑफ कोर्स दूसरी बात है, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो माइनिंग के अंदर हमें कि वेस्टेज को स्लो करना है या कम करना है. तो हम वेस्टेज की बात करते हैं, वी शुड लेस वेस्ट, वेस्ट कम करना है, ठीक है. और दूसरी बात कि हमें मेटल्स को क्या करना है, मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स को रिसाइकिल करना है. रिसाइकिल मतलब उसको फिर से रीयूज करना. रिसाइकिल, ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये बिल्कुल खत्म, राइट. तो अभी तक हमने पूरे चैप्टर का नाम क्या था, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. तो मिनरल्स हमने कर लिया है, इंटायर मिनरल्स वी हैव डन. मिनरल्स जो हम जिससे आस पास घिरे हुए हैं. अब बात आती है कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जिनको बोला जाता है पावर रिसोर्सेज. पावर क्या है, सुनने में लगता है पावर, एनर्जी, ठीक है. ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर पावर है. मिनरल समझ आ गया, थम्स अप करवा देना नीचे भाई कमेंट सेक्शन पे. समझ आ गया तो नहीं आया, इंडस्ट्रीज ले रही हूँ मैं आपका चैप्टर, उसमें वी विल मेक इट रिविजन फॉर यू गाइस. ओके, आई गेस इतना तो समझ आ गया होगा. वी आर टेकिंग वेरी स्लोली. नेक्स्ट आता है पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, पावर मतलब एनर्जी, या पावर मींस एनर्जी, और पावर का दूसरा मतलब क्या है, एनर्जी. अब सुनो, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स. जब हम पावर की बात करते हैं, किसी एनर्जी की बात करते हैं, आज अगर हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, वो क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट. हमें फोन में बात करनी है, हम यूज करते हैं मोबाइल फोन, ठीक है. अगर हमें घर में लाइट चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी. आज मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ, या गिविंग यू थ्रू टेक्नोलॉजी. तो दीज ऑल आर थिंग्स विच वी रिक्वायर इन आवर लाइफ. अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वी नीड टेक्नोलॉजी. और अगर हमारे पास ये सब नहीं होगा तो हमें बोला जाएगा कि हम बैकवर्ड है. बट एटलीस्ट वी नीड टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल. हम 2022 में है, वी नीड टू मेंटेन टू सर्वाइव, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. तो वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री. अगर हमें पावर एनर्जी चाहिए अपने लाइफ के लिए मेंटेन करने के लिए, तो हमें इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्री इंडस्ट्री मैं कर रही हूँ, मैं नहीं पढ़ाना आपको इंडस्ट्री चैप्टर, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि अभी यहीं पर इतना पढ़ रहे हो, ठीक है. तो वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री. हमें एनर्जी सोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है. इंडस्ट्रीज की बात आ गई. फिर एग्रीकल्चर की बात आ गई. एग्रीकल्चर में कैसे चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बीज बो के कुछ ग्रो करना है, तो उसके लिए हम ऐसे थोड़ी आए अपने आप हो जाएगा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, हमें मिनरल्स जैसे वैसे अपना. नो, वी नीड पावर रिसोर्सेज. हमें एनर्जी चाहिए उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए. फिर हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए भाई उस चीज को. अगर हम इंडस्ट्री में ही बताऊंगी ये चीज, अगर उस चीज को हम बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज बन रही है, वो लोगों तक भी तो ट्रांसपोर्ट होगी. तो उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हमें चाहिए. डिफेंस के लिए, हमें अपने बचाने के लिए. so we all need power resources, or we say power for all these things. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. ठीक है, बाइफरकेट कर लेते हैं फटाफट. पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. पावर रिसोर्सेज, व्हाट आर पावर रिसोर्सेज? पावर रिसोर्सेज आर एनर्जी, और सिंपली एनर्जी दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ, ठीक है. अब एवरीडे लाइफ के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. अब ये पावर रिसोर्सेज, ये जो ऊपर लिखी है ये सारी चीजें, ये आगे डिवाइड होती है कन्वेंशनल, ठीक है, एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है.
एंड नॉन कन्वेंशनल, राइट। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। नाउ कन्वेंशनल जो होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन चलता है, लाइक बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग से होते हैं वो। बट इसीलिए कन्वेंशनल जो होते हैं अभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहीं पर स्टॉप करें। कन्वेंशनल के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम नॉन कन्वेंशनल पे स्विच करते हैं। नॉन कन्वेंशनल मान लो इट्स रिलेटेड टू द सोलर विंड टाइडल, लाइक दैट, ठीक है। जो हम बेसिकली नेचुरल प्रोसेस से लेके एनर्जी बना रहे हैं और उससे हेल्प ले रहे हैं। कन्वेंशनल से थोड़ा सा पोल्यूशन की डिसएडवांटेज रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, तो एक पूरा आपका वही डाल दी जो बुक में। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ऐसे सोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसे सोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प तो करते ही हैं, ठीक है, एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बट दे आर पोल्यूटिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑयल। तो ऑयल इज लाइक वो वाला ऑयल जो हम हेयर ऑयल यूज करते हैं, ऑयल फॉर फ्यूल जो हम यूज करते हैं, जिससे हमारी कार्स चलती है, जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ऑयल का एडवांटेज क्या, इजियर टू ट्रांसपोर्ट बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं और कौन सा ऑयल होता है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है, इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट। टैंकर्स में होता है ऑयल ट्रांसपोर्ट करना इजियर है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट यस डिसएडवांटेज भी है, व्हाट, और ऑयल और नेचुरल गैस का भी डिसएडवांटेज है। नेचुरल गैस क्या है कि ऑयल से सस्ती जरूर पड़ती है हमें, ऑयल इज एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, ठीक है, नेचुरल गैस, अब आपने देखा होगा कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होते हैं जो सीएनजी पे चलते हैं, राइट, दे आर चीपर, सस्ते होते हैं, इजियर टू ट्रांसपोर्ट भी होते हैं कि पाइपलाइन से भी होते हैं, क्लीनर भी होते हैं, ऑयल से साफ होते हैं, ऑयल का जो धुआं निकलता है बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होता है, चीपर देन ऑयल, एडवांटेज होगा। अब आ जाता है डिसएडवांटेज, इनकी प्रॉब्लम क्या है। डिसएडवांटेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। जब ऑयल स्पिल होता है बेटा और जब गैस लीकेज होती है तो हम सांस नहीं ले पाते, तो इस चीज में क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, इट इज वेरी हजार्डस फॉर देम, हजार्डस मतलब डेंजरस फॉर देम। पोल्यूटेंट्स रिलीज कॉज्ड एसिड रेन। अब इनके अंदर जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे मैंने कहा था पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, ईंधन जिसे बोलते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, हमारी AQ एयर क्वालिटी 0 हो चुकी है। तो इन दैट केस यहाँ पे एक ऐसे पोल्यूटेंट्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे एसिड रेन भी आ सकती है, मतलब ऐसी रेन आएगी जहाँ पे बिकॉज वो इंडस्ट्रीज एकदम लीक आउट कर देती हैं, तो पूरा माहौल सारा इट्स गेट डर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर हम न्यू फ्यूल पे स्विच कर जाएं, या ऑयल हम न्यू फ्यूल पे स्विच करें तो इट इज वेरी इजी, ऐसा नहीं है। तो हमें इन्हीं पर भी निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, फायरवुड। अब हम फायरवुड देखते हैं और फॉसिल देखते हैं, ये दो मेन में डिवाइड होता है। फायरवुड जो फायर से जलाते हैं, ठीक है, इजी एक्सेस, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती, एनर्जी एज इन की बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। फायर को हम कैसे चलाते हैं, वुड से ना, तो लकड़ी हमें काटने पड़ते हैं, ट्रीज, इन दैट केस इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पोल्यूट, इतना गंदा पोल्यूशन होता है, एकदम ब्लैक क्लाउड्स हो जाते हैं। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है विच मीन आगे जाके पूरे सिस्टम खराब हो जाता है हमारी। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते हैं तो कहीं फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ग्रीनरी खत्म हो रही है, हवा अच्छी नहीं आ रही। तो दिस इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं कोल। कोल भी हमारा एक कन्वेंशनल रिसोर्स है विच मीन्स दैट इज एक्सटेंसिव। कोल ऐसी चीज है जो हर जगह पाया जा रहा है। एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोल से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वी ऑल नो। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है, इसका धुआं इज हडाजन, और बल्कि बहुत ज्यादा हैवी होता है, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइडल पावर, विच इज हाइडल इज रिलेटेड टू वाटर। जो वाटर से एनर्जी लेते हैं हम,
नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं होता है, प्रमोट्स इरिगेशन, इरिगेशन प्रमोट होता है इससे क्योंकि पानी से रिलेटेड है, फिशिंग प्रमोट होती है और बहुत ज्यादा सस्ता है। लेकिन इससे क्या होता है, जब हम हाइडल पावर लगाते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्लांट लगाते हैं, इंटायर इंटायर कम्युनिटी को शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि वो उसकी बहुत ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है हमें। इनंडेड लो लाइंग रीजन मतलब जो हमें नीचे वाला एरिया चाहिए, हम माउंटेन पे हाइडल प्लांट लगाने में थोड़ा झिझक करेंगे, हमें नीचे वाला रीजन जहाँ चाहिए होगा, और इसका सेटअप बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हर एक कन्वेंशनल रिसोर्स का कोई ना कोई क्या होता है, डिसएडवांटेज। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोल से ना। कोल जो हम बोल रहे हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। हमने ना अपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज को दो में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारा फायरवुड जो हम भाई वुड ले लेते हैं, दूसरा होता है फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है जो हमारे धरती के अंदर से निकलता है, और वो कैसा होता है, डेड एंड बरीड। कैसा बनता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मरे हुए हमारे वो होते हैं बरीड डेड, ठीक है, उनसे बनता है। ठीक है, तो कितना उसकी वैल्यू होगी आप ये देखो। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। कोल को हम डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज कर लेते हैं, गांव कूचों में यूज किया जाता है। ठीक है, कोल डायरेक्टली यूज किया जाता है डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब आपको प्रॉपर गैस सिलेंडर नहीं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज होता है डेफिनेटली, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर यूज होता है, और इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में तो खासकर कोल एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। देन स्टीम इंजन में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से निकलती है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ कोल से बनती है, उसको थर्मल पावर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी from coal, electricity which is made from coal is known as thermal power. The coal which we are using today was formed million years ago, क्योंकि fossil fuel है भाई। fossil fuel means ऐसा फ्यूल नहीं कि जो भाई ऐसे ही उठा के ले आए फॉसिल फ्यूल, नो, ऐसा फ्यूल होता है जो डेड एंड बरीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से बना है। तो ऐसा रिसोर्स है ये कोल, या वी कैन से फॉसिल फ्यूल ही आप अपने में एक ऐसा रिसोर्स है जो अभी नहीं बना, बहुत पहले बना हुआ है। So the coal which we are using today was formed a million of years ago when giant fern and swarms got buried. बहुत बड़े giant fern swarms buried हो गए थे, तब का फ्यूल हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर होता है। सो कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड, बरीड सनशाइन, buried अंदर भरा हुआ सनशाइन। तो व्हाट इज बरीड सनशाइन, व्हाट इज हु विच, व्हाट इज रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, कोल। ठीक है, व्हाट इज थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम कोल इज थर्मल पावर। कोल प्रोड्यूसर्स कौन कौन से है भाई साहब, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो हमें कोई भी तीन याद कर लेने, ठीक है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, और चाइना, यूएसए, रशिया। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया में कोल कहाँ प्रोड्यूस होता है, रानीगंज, झारिया, धनबाद बिहार, बोकारो डिस्ट्रिक्ट एंड झारखंड। तो ये ऐसी जगह है जहां पे कोल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम। बेटा देखो, पेट्रोल तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, सो पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग, माय कार रनिंग, ठीक है, एज वेल एज दैट ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग। ऐसा अभी कभी आवाज आती है तो कहते हैं इसमें ऑयल डाल दो ना, कि पेट्रोल के अंदर भी ऑयल डलता है, और बोलते हैं कि दरवाजे में आवाज आ रही तो ऑयल डाल दो। और साइकिल नहीं चल रही, बचपन में था, अब तो मैं साइकिल नहीं चलाती थी, जब बचपन में चलाती थी तो हम साइकिल चलाते थे और उसके वो निकल जाती थी चेन, तो कई बार वो अड़ जाती थी, तो वो क्या करते थे साइकिल में भैया उसमें ऑयल डाल देते। तो वो ऑयल ही है बहुत बिकेन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल पेट्रोलियम। ये बनता है बड़े थिक, तभी इसका नाम ब्लैक गोल्ड डाल दिया जाता है। ठीक है, लिक्विड, थिक लिक्विड होता है, बहुत मोटा वाला पेट्रोलियम। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज और ऑफ शोर में कहीं ना कहीं लोकेटेड होती है। और क्या होता है, फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, रॉक रॉक बीच में ऑयल। ठीक है, this is then sent to the refineries, तो इसको refineries में बेचते हैं, which process the crude oil and produces a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants।
तो बेसिकली अब ये मोटे वाले ऑयल को भेज देते हैं रिफाइनरीज, रिफाइनरीज में रिफाइन करती है ऑयल, तो एक अच्छा को पेट्रोल बना देते हैं, फिर थोड़ा सा डर्टी वाला डीजल बना देते हैं, फिर थोड़ा सा और वाले को केरोसिन बना देते हैं, और कुछ बचता है मोटा मोटा लेयरिंग वाला तो उसको वैक्स बना देते हैं, और कहीं ना कहीं जो और होते हैं बचे कुछ उनको लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, तो वेराइटीज निकाल देते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये पूरे को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, है तो गोल्ड ही ना, चाहे ब्लैक कलर का हो, बिकॉज इतनी सारी चीजें हम इससे लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर वैल्यूएबल, ऐसी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है, द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग आर ईरान एंड इराक, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। कतर हमारे यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ से लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनता ऑयल, तो ध्यान से, ठीक है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। हमारे यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। The leading producers in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai, and deltas of Krishna and Godavari rivers. But then also ज़्यादा ईरान and इराक में पाया जाता है, हम यहाँ से import भी करते हैं। All right, are you understanding the petroleum? Next, natural gas is found with petroleum deposit. Natural gas क्या होती है? Petroleum deposits जहाँ होते हैं वहीं से पाई जाती है। So is released when crude oil is brought to the surface. जब क्या होता है? Natural gas is found with petroleum deposits. पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स होते हैं, is released. Natural gas is found in petroleum deposits, is released when crude oil is brought to the surface. जब crude oil को हम surface पे ले आते हैं, it can be used as domestic, तो वहां से जो गैस रिलीज होती है वो नेचुरल गैस बन जाती है, ठीक है। और वो डोमेस्टिक में इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह ही यूज होती है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, पर हमारे इंडिया में भी थोड़ी सी क्लीनर होती है ऑयल से अगर कंपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइडल पावर, ऑफ कोर्स, व्हिच इज हाइडल मींस वाटर। आई नो छोटे बच्चे हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग तुम छोटे बच्चों, यस, बट टेकिंग अ बिग क्लास इज ऑफ कोर्स, आई विल थैंक यू ऑल। रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, रेन वाटर, रिवर वाटर को जब डैम्स में स्टोर करते हैं, इज मेड फ्रॉम फॉल फ्रॉम द हाइट्स, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स। अब क्या होता है, रेन वाटर हुआ, रिवर वाटर हुआ, इसको हम डैम में स्टोर करते हैं। अगर किसी ने डैम देखा है, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा डैम देखा और कहाँ पे देखा है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स, वो जो वाटर होता है इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, ठीक है, ऐसा छोटा गिरता है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो ये वाली चीज तो आपको नहीं दिखेगी, देखो जो ब्लेड्स होते हैं, फॉलिंग वाला देख सकते हो, उसके बाद स्ट्रीम्स देख सकते हो जो उसके अंदर होती हैं, उसके बाद टर्बाइंस होती हैं एंड ब्लेड्स होते हैं, वो वाला आई डोंट नो कि हैव यू सीन, वो नहीं देख सकते, हम नॉर्मल में वाले में देख सकते हैं। द मूविंग ब्लेड्स एंड टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यूट्यूब पे यू कैन इवन सी some animated videos, not animated, you can either see the small version of a dam, ठीक है। सो वहां से आपको बताएंगे कैसा फ्लो होता है ब्लेड्स के थ्रू, और इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विद वाटर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद वो वाला वाटर ही इरिगेट, वो वाटर ऐसे नहीं कि वेस्ट कर देते, उसी वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर, बस सिर्फ 1/4 ही है जो हाइडल पावर से हो रही है, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, you are not utilizing it. The leading producers of hydel power in the world is Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydel power station in India are Bhakra Nangal Dam, बहुत famous होगा, गांधी सागर, नागर अर्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये आपके important हैं डैम्स, ठीक है। जैसे मैं पूछ रही थी, तो इनमें से ही कोई ना कोई देखा होगा, कोई और देखा तो यू कैन ऑलवेज टेल मी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाले जो हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज किए ना, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है कई बार, पर इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। तो इसलिए नाउ वी आर मूविंग टू द अदर फॉर्म्स, इनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, ये थोड़े से बेटर होते हैं बिकॉज ये थोड़ी नेचुरल वे यूज कर लेते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, तो इसमें आई एम नॉट गिविंग यू एक्स्ट्रा रीडिंग, ठीक है। हम नॉन कन्वेंशनल, अच्छा मैंने कन्वेंशनल, ऑलराइट, तो हमने कन्वेंशनल देखे, नाउ वी आर मूविंग टू नॉन
नॉन कन्वेंशनल जो हम जैसे कि सोलर, सन से सोलर एनर्जी बना लेंगे, विंड से विंड एनर्जी बना लेंगे, बट हियर आई एम नॉट गिविंग एंटायर रीडिंग ऑफ दिस, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी नीचे लिखो, ऑलवेज आई एम रेडी, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया रीडिंग से करेंगे, रीडिंग नहीं पसंद आया समझा के करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोलोगे आई एम विद यू, ऑल राइट, जैसे आपको समझ आता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिसमें हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करके ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं यूज किसका, फॉसिल फ्यूल का, विच इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ऐसा तो नहीं है ना कि 2 मिनट में बन जाएगा, सालों साल से बनता आ रहा है और वो हम आज यूज कर रहे हैं। Now it is estimated that if the present rate of consumption continues, क्योंकि present population rise हो रही है, consumption rise होगा, the reserves of this fuel will get exhausted. Exhausted का मतलब, exhausted means finished, okay, they will soon get finished. So moreover their use also causes environmental pollution. इसका बहुत ज्यादा disadvantage है कि इनको यूज करने से pollution हो जाता है। Therefore, there is a need for using non-conventional sources. Non-conventional resources होते हैं सोलर एनर्जी, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये खत्म हो जाए और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आए। ये सेम क्लास 10th में आपको, अगर आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो लाइक ईयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो सेम चीज आई विल रिपीट इन क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th की बात है, सोचो ये अभी आप क्लास 8th में ही पढ़ लोगे। विंड एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी टाइड से बनती है और ये रिन्यूएबल भी है, मतलब ये बार बार ये रिन्यू हो जाएंगी, मदर अर्थ ही रिन्यू करे, ठीक है। सो इतना डिटेल में नहीं करे बिकॉज दीज आर वेरी इजी। विंड एनर्जी जो विंड से बनती है, हवा से बनती है, कैसे, बिल्कुल भी पोल्यूटिंग नहीं है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है 1 स्टेप पे, ठीक है, विंड एनर्जी है, और क्लीन भी है और सेफ भी है। डिसएडवांटेज क्या है, आवाज बहुत आती है, विंड मिल की जो बनाते हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, पर सेटअप इजीली हो जाती है, ठीक है। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, मतलब जो उसकी रेज होती है वो डिस्टर्ब करती है, एंड हार्मफुल टू बोथ, जो दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, ये बहुत ज्यादा बिग डिसएडवांटेज है। अब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं जो हम सन से ले लेते हैं, ठीक है। एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल, इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली क्योंकि सन की तो एनर्जी है ही। नॉन पोल्यूटिंग, पोल्यूटिंग इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। अगेन एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, अदरवाइज अभी हर जगह सोलर पैनल्स लग गए होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूज नहीं होता, डिफ्यूज होता है तो इसलिए वेस्ट हो जाता है। टाइडल एनर्जी मेड विद टाइड्स, ठीक है, नॉन पोल्यूटिंग, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल मतलब बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, टाइड से बनता है। टाइड्स वाटर की वेव्स, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एरिया, डिफिकल्ट टू हार्नेस, इसको ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छे तो होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, पोल्यूटिंग बिल्कुल नहीं होते, पर एक मेजर आता है वो बोलते हैं हम एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी, एमिट्स लार्ज अमाउंट। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या होता है, कुछ एटम से बनता है, न्यूक्लियर यूज कर लेते हैं, उसकी एनर्जी बनाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। नेक्स्ट बायोगैस, बायोगैस इज लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट होता है, मेक यूज ऑफ बायोवेस्ट, बहुत सही रहता है, बट ओनली वन डिसएडवांटेज की ग्रीन इफेक्ट क्रिएट करता है विच इज हार्मफुल फॉर द एंटायर ह्यूमन बींग्स। जियोथर्मल एनर्जी क्लीन, इको फ्रेंडली और ऑलवेज अवेलेबल, क्लीन है, इको फ्रेंडली, ऑलवेज अवेलेबल होती है, लोकेटेड फार फ्रॉम द सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी काफी एक्सपेंसिव होती है। सो चिल्ड्रन हियर इन डिटेल, ठीक है, हमने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं किए, ठीक है, ऑनेस्टली, मतलब दिस इज द ऑनेस्ट थिंग कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो इन डिटेल वी हैव नॉट डन, वी हैव नॉट डन इन डिटेल, कौन से, यही लिख देते हैं नॉन कन्वेंशनल, बट कहीं ना कहीं हमने इतना समझ लिया है कि नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर मोर क्लीनर, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, क्लीन होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और इनमें पोल्यूशन लेस होता है, लेस पोल्यूशन,
एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल टू रीड दिस. ठीक है, ये होमवर्क है, इसको रीड करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो. इफ यू नीड इसकी proper detail understanding in the next lecture, I will take out time to do that. ठीक है, next lecture मतलब industries. Okay, all right children, bye bye, see you next time. I hope you enjoyed this big lecture. And yes, as I told you कि we will make things simpler. Simple लगा तो yes, definitely अगर simple लगा तो definitely we're continuing with this. Very good children. And any doubt you have, you're always welcome to write in the comment section. Bye bye children, see you next time.